अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लॉन्चिंग योर टेक स्टार्टअप इन पाकिस्तान। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जब भी हम लोग जॉब कर रहे होते हैं, एवरी वन ऑफ अस थिंकिंग इज टू लॉन्च आवर ओन स्टार्टअप और ओन टेक स्टार्टअप। और टेक स्टार्टअप लॉन्च करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप अपनी जॉब छोड़ दें और बिग बैंग अप्रोच पे निकल जाएं, कट ओवर कर लें, लाइफ कट ओवर, और यू स्टार्टअप विद सम इंक्यूबेटर। तो आज हमारे पास जो गेस्ट हैं, मिस्टर असफर हुसैन है, प्रोग्राम मैनेजर NIC। आई लाइक टू इनवाइट हिम। अस्सलाम वालेकुम असफर, कैसे हैं? कैसे हैं सलमान? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, कोई भी टेक स्टार्टअप लॉन्च करने का एक एक प्रोसीजर होता है। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि जो आप इंक्यूबेशन सेंटर है, यहाँ पे क्या क्या अप्रोचेस हैं। मतलब किसी एक बंदे के पास लेट्स से एक आइडिया है एंड ही वांट्स टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, और उसको ये पता 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 चल गया है कि जी वो एक इंक्यूबेशन सेंटर में जा सकता है। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट ही नीड टू हैव इन माइंड? उसको अपनी टीम बनानी है, नई टीम बनानी है, ही नीड्स टू हैव फंड विद हिम, ही नीड्स टू हैव व्हाट विद हिम, कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, या आप एक एक जिस इंडस्ट्री का उसको आइडिया है उसको बगैर एक्सपीरियंस के लिए लेने को तैयार हो जाएंगे? व्हाट आर दोज थिंग्स जो कि एक बेसिक बंदे के एक सवालात होते हैं। So thank you once again, Salman, and thank you, Agile Society, for inviting me. Uh, I've been to the society meetings. मैं खुद भी हिस्सा हूँ, and NIC is proud to be part of this wonderful society of amazing professionals. This is a बहुत ही, it's a very difficult question. डिफिकल्ट इसलिए है कि सबकी अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से उनको स्टार्टअप लॉन्च करना चाहिए. देयर इज नो वन सीक्रेट सॉस और सीक्रेट रेसिपी टू इट. हमने ये देखा है कि जस्ट आउट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टार्टअप्स भी बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, और लोग जो जिनका 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस था, उनका भी स्टार्टअप्स बहुत सक्सेसफुल हुए हैं. देयर आर पीपल हु हैव लिटरली स्टार्टेड देयर स्टार्टअप्स व्हेन दे वर अबाउट टू रिटायर, और उनके भी बहुत अच्छे चले हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एज अ पैसिव इनकम स्टार्टअप को रखा अपने, और चुपचाप चलाते रहे, जॉब्स करते रहे, उनका भी स्टार्टअप चला है. सो देयर इज नो वन फिट रूल. हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है, ग्लोबली भी देखा है, पाकिस्तान में भी देखा है, जिसका फोकस नहीं होगा, जब मैं फोकस कह रहा हूँ तो ये होगा कि जी आप एक सर्विसेज का बिजनेस भी चला रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर हाउस है आपका छोटा सा जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग, आप कहते हैं मैं ERP से लेके CRM से लेके दुनिया की हर चीज़ बना सकता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये काम अच्छा है. बट मैं बेसिकली सर्विसेज माइंडसेट का आदमी. तो फिर जब मैं सर्विसेज माइंडसेट का आदमी हूँ तो स्टार्टअप होता है प्रोडक्ट, स्टार्टअप होता है फोकस्ड आइडिया, स्टार्टअप ऐसा प्रोडक्ट होता है जो स्केलेबल हो, जिसको इन्वेस्टमेंट की या उसकी ज़बान में कहते हैं आप 5x करेंगे, 10x करेंगे, उसको ग्रो कर सकते हैं. वो सारी चीज़ें जो है ना, उसके लिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए बहुत अनलाइकली है कि आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आप साथ में जो है वो सर्विसेज बिजनेस भी कर रहे हैं, आप एक और तीसरी चीज़ में एक आप प्रोडक्ट बना रहे हैं. हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में बड़ा ज़रूरी हो जाता है टाइम्स, कि बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग या सर्विसेज के बिजनेस से उस स्टार्टअप को फंड कर रहे होते हैं, जिसको हम बूटस्ट्रैपिंग कह सकते हैं, कि देयर ओन फंड्स, दे डोंट हैव द फंडिंग, इनिशियल पैसे नहीं है, तो वो उसको बिल्डअप के लिए कर रहे हैं, और वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है फिर सस्टेन नहीं कर सकेंगे तो जल्दी जान छुड़ाना चाहेंगे उस स्टार्टअप से कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ. सो वो फंड को इनिशियल ट्रैक्शन तक लाने के लिए कोई हर्ज नहीं है अगर लोग ये कर रहे हैं, लेकिन लंबे वक्त तक विदाउट फोकस स्टार्टअप नहीं चला सकते. दैट्स रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 इज इंक्यूबेशन सेंटर्स जो यूजुअली होते हैं वो नर्सरीज होते हैं फॉर एन आइडिया टू टेक ऑफ. लेकिन एट द सेम टाइम ये नहीं हो सकता कि एक बंदा है कि वो कहे कि जस्ट एन आइडिया, आई डोंट हैव अ टीम, प्लीज मेक अ टीम फॉर मी, आई डोंट हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड, मेरे लिए आप टेक्निकल बैकग्राउंड भी बनाएं.
तो याद रखें कि इनक्यूबेटर्स दुनिया भर में इनेबलर्स हैं। स्टार्टअप आइडिया आपका अपना है जो आप खुद ओन कर रहे हैं। वो हेल्प इस तरह करते हैं, वो इस तरह हेल्प करते हैं कि आपका अक्सर इनक्यूबेटर्स फिजिकल स्पेसेस होती हैं जहाँ और अभी खैर ये कोविड का टाइम है जिससे फिजिकल हर चीज़ बंद हुई हुई है, लेकिन फिर भी एक फिजिकल स्पेस की एक अपनी वैल्यू होती है। तो होता ये है कि जो फिजिकल स्पेस के अगर महंगा रेंट है या तो सब्सिडाइज हो जाता है, या as with the case of National Incubation Center Karachi, we don't charge the incubators, हम पैसे नहीं लेते उनसे, तो उनकी वो कॉस्ट बच जाती है। फिर जब वो इकोसिस्टम में आते हैं तो उनके साथ हम साल में भी टेक लाइक 40 स्टार्टअप्स, तो वो एक इकोसिस्टम का नेटवर्क बन जाता है। सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, सब लोग एक दूसरे से फायदा उठा रहे होते हैं, सब लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। दे मेक न्यू टीम्स विद ईच अदर। किसी को कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है तो दे वर्क टुगेदर। सबसे बड़ा ये इकोसिस्टम की नेटवर्किंग का काम होता है। तीसरा काम ये होता है उनकी शोकेसिंग बहुत अच्छी होती है। किसी भी बाहर की कंपनी हो, लोकल कंपनी हो, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हों जो किसी इनोवेशन पे काम करना चाह रहे हो, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो, क्योंकि उनको ट्रैक्शन और शोकेसिंग आसान होती है। उनको पता होता है कि यार एनआईसी में ये 40 स्टार्टअप्स हैं, वो स्टार्टअप शायद कहीं दूसरी जगह या प्राइवेटली काम करेगा तो इतना नोटिसेबल नहीं होगा, जाहिर है वो इंक्यूबेटर से शोकेसिंग हो जाएगी। चौथी चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उनको अक्सर इंक्यूबेटर्स और एनआईसी के केस में भी है, एक क्वालिफाइड करिकुलम पढ़ा रहे होते हैं। तो लेट से अगर ज़्यादातर अभी जैसे एजाइल की सोसाइटी के मेंबर्स ज़्यादातर टेक्निकल बैकग्राउंड के होंगे, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के लोग होंगे, जिनमें से लोगों ने बिजनेस पढ़ा होगा लेकिन शायद किसी ने एमबीए किया हो या किसी ने अपनी कुछ क्लासेस दी हो। तो इस तरह के खासतौर पर टेक्नोलॉजी फाउंडर्स को, जैसे एनआईसी करता है, फाउंडर इंस्टीट्यूट सिलिकॉन वैली का पूरा 14 हफ्ते का एक कोर्स कराता है बिजनेस का, तो दे गेट दिस ट्रेनिंग एज वेल। पांचवी चीज होती है मेंटरिंग एंड कोचिंग। मिसाल के तौर पे हम सलमान है उनकी एक्सपर्टीज से, उमैर है उनकी एक्सपर्टीज से, डिफरेंट लोगों की, किसी की एजाइल में एक्सपर्टीज है, किसी की जो है वो प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में एक्सपर्टीज है, किसी की जो है ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट साइड की टर्म शीट्स कैसे बन रही हैं उसमें एक्सपर्टीज है। वो सारे लोग जो हैं वो हम बुलाते हैं एज मेंटर्स एंड कोचेस, जो स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं, जिनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। उनमें से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं जिन्होंने सिमिलर वो बनाया होता है। तो ये कॉम्बिनेशन में एक एक बुके की सूरत में, एक गुलदस्ते की सूरत में, यू गेट ऑल दीज facilities, this network, this traction, this via incubators. So, coming back to the actual question, which was a difficult and a heavy question to the right at the start, there is no age, there is no good or bad idea, there is no barrier to entry for any age or any group. सिर्फ ये है कि whenever you're ready, whenever you're prepared to take a risk, whenever you're just ready to take the big leap or big jump, then it's time to start a startup. और बूटस्ट्रैप करें। शुरू में पाकिस्तान में अभी वो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट कम आई है, वो उस तरह की एंजल इन्वेस्टिंग नहीं है कि आपके सिर्फ आइडिया पे ही आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। ट्रैक्शन लेनी पड़ती है। ट्रैक्शन ये है कि थोड़ा सा आपको सेल्स दिखानी पड़ती है। प्री सेल्स में बहुत कम स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट मिलती है और कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर में ये है कि कुछ ना कुछ ट्रैक्शन हो और कुछ ना कुछ मार्केट में उनकी यूजेबिलिटी हो, एंड देन दे समहाउ get this attention and attraction, and then they have this kind of importance to get some funding around initially। लेकिन बूटस्ट्रैप करना पड़ता है, और उस बूटस्ट्रैपिंग का सबसे आसान हल यही है कि आप कोई ना कोई फ्रीलांसिंग और कोई ना कोई सॉफ्टवेयर हाउस से करते रहते हैं। कुछ लोग बिल्कुल दुनिया भर में ये भी करते हैं कि वो बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है कि दे एक्चुअली बर्न देयर सेविंग्स। वो इतना फोकस होते हैं प्रोडक्ट में, एक्चुअल देखा जाए तो फोकस का ही गेम है, इतना फोकस होते हैं कि वो अपने साल की शुरू की सेविंग्स लगाते हैं। तो यह इंक्यूबेटर्स जो हैं उन सेविंग्स को कुछ मदद करते हैं और कुछ बचा देते हैं। तो ये एक साइड होती है उसकी हेल्प करने। Awesome. Thank you, Aswar. Thank you for such a detailed question. मेरा जो क्वेश्चन था वो काफ़ी डिटेल में आपने उसको आंसर में किया है। मैं
मैं डिस्कशन को आगे लेकर चलना चाहूँगा। फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये इन सब के पीछे क्या चीज़ चल रही होती है? जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले आंसर में कहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही होती है, वो क्या चैलेंजेस हैं? सो पाकिस्तान में जो फंडिंग साइड पे सबसे बड़े चैलेंजेस ये हैं कि एक लफ्ज अक्सर लोग यूज करते हैं कि इज योर स्टार्टअप इन्वेस्टेबल, इज द स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट रेडी, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट रेडीनेस है। इन्वेस्टमेंट रेडीनेस से ये होता है कि कोई भी जो इन्वेस्टर है, जो एक बड़ी बेसिक सी बात है कि जो जो फाइनेंस में तीन चार चीज़ें होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, दो तीन रेशोज होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अक्सर स्टार्टअप्स को जो चैलेंज होता है इन्वेस्टमेंट का, वो ये भी होता है कि देयर फाइनेंस, देयर बुक्स, जो बुक्स कहते हैं ना कि आपकी बुक्स क्या है, आपकी बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, जो आपकी कैश फ्लोज हैं वो क्या है, जो आपके नंबर्स हैं, ये सब नंबर्स हैं, ये सब हिसाब किताब का खेल है। क्योंकि वो बने हुए नहीं होते, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड होता है, क्योंकि वो ये फोरकास्ट नहीं करके दिखा सकते कि आज हम जुलाई में मिसाल के तौर पे 2 रुपए की सेल्स कर रहे हैं और हम दिसंबर में 4 रुपए की सेल्स करेंगे तो हमारी कंपनी दुगनी ग्रो कर जाएगी या एक डबल हो रही होगी। ये उन्हें नंबर्स दिखाने होते हैं। दिस इज व्हाट द इन्वेस्टर्स सी। और इसको वो आम जबान में, एंड वी यूजुअली, ये हम लफ्ज बार बार सुनते रहते हैं, वैल्यूएशन कहते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन इसी तरह बनती है जब वो मल्टीपल्स दिखाते हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं ऑफ गेटिंग टू नो द वैल्यूएशन। लेकिन इस वैल्यूएशन के पीछे ये नंबर्स सारे होते हैं कि आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपकी कंपनी फोर्सिएबल फ्यूचर में, यानी अगले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टर किस लेवल तक देखना चाह रहा है आपकी कंपनी को, वो किस तरह का बिजनेस करेगी और वो आपने उसके बारे में क्या स्ट्रैटेजी और क्या प्लान किया हुआ है। सो पाकिस्तान में जो मेजर चैलेंज आता है, एक तो वो ये आता है कि इन्वेस्टर रेडी नहीं होते, स्टार्टअप्स। दूसरा जो बड़ा चैलेंज आता है वो हमारे बहुत सारे रेगुलेटरी और कंप्लायंस इश्यूज हैं पाकिस्तान में। मिसाल के तौर पे अगर एक इन्वेस्टर बाहर से है, किसी भी मुल्क से, और वो पाकिस्तान से रेमिट आउट कर रहा है पैसे, तो पाकिस्तान में रेगुलेटर, स्टेट बैंक और डिफरेंट उनकी पॉलिसीज आर डिफिकल्ट फॉर एनी फॉरेन इन्वेस्टर जो पैसे दे रहा है, वो उसको अगर कोई रेगुलेटरी चैलेंज आ जाता है तो वो थोड़ा सा रुक जाता है। वो कहीं फिर बाहर इन्वेस्टमेंट होती है और बाहर से उसकी प्रॉफिट जनरेशन से वो सिस्टम में हमारे अवॉइड करता है। तो एक तो ये रेगुलेटरी चैलेंजेस आते हैं इकोसिस्टम के। दूसरा ये कि स्टार्टअप्स खुद इन्वेस्टर रेडी नहीं होते, इसलिए वो, और स्पेशली उनकी प्रॉब्लम फाइनेंस और फोरकास्टिंग की होती है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि द एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स इन द इकोसिस्टम। पाकिस्तान में जो लोग अपने आप को इन्वेस्टर कहते भी हैं, उनका आइडिया ये होता है कि वो 50% इक्विटी ले लेंगे पहले गो में। तो इस तरह बहुत ही कम होता है दुनिया भर में। दैट्स लाइक एक्वायरिंग द कंपनी राइट अवे। वीसीज इस तरह नहीं चलते। आप लोगों ने वो टर्म सुने होंगे, प्री सीड, सीड और प्री सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारे डिफरेंट लेवल्स हैं ऑफ गेटिंग एन इन्वेस्टमेंट। और स्टार्टअप को कब कब इन्वेस्टमेंट मिलेगी, वो इसीलिए ये सारे नाम रख दिए गए हैं ताकि लोग तैयार रहें कि डिफरेंट स्टेजेस पे स्टार्टअप को पैसे मिलते रहें, और स्टार्टअप तैयार रहे कि मेरे 6 मरहल में मुझे पैसे मिलेंगे। शायद दुनिया भर में प्री सीड में पैसे, एमवीपी में ही मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, उसी पे आपको पैसे मिल जाएं। पाकिस्तान में एमवीपी पे कोई ना दे शायद पैसे। एमवीपी क्या, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चल भी गया हो तब भी पैसे मिलना मुश्किल हो। सो पाकिस्तान में तो मेजर चैलेंज ये है कि, और उसके लिए हम इंक्यूबेटर्स भी काम कर रहे हैं और लोगों को भी काम ये करना चाहिए, एक तो लोगों का जहन भी बनाए, खासतौर पर टेक स्टार्टअप के लिए, कि भाई टेक स्टार्टअप में पैसे क्यों लगाने।
टेक स्टार्टअप में इट्स नॉट ओनली एन उबर, करीम, एयरबीएनबी, गूगल, अमेजॉन, यू नेम इट, नेटफ्लिक्स, एनीथिंग, पता नहीं कितनी और कंपनीज, पाकिस्तान में भी एयरलिफ्ट है, बाजार की अभी अभी बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत सारे वेंचर्स हैं। लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं टेक स्टार्टअप में ख़ास तौर पे, तो आपके जो मल्टीप्लायर के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं किसी भी ब्रिक एंड मोर्टर के, यानी जो फिजिकल चीज़ दिखे उसमें इन्वेस्टमेंट करने। तो लोगों को ये ज़्यादा इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। और पाकिस्तान में क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे बड़ा कॉमन ट्रेड ये है कि आप 10 मिलियन क्या, आप 100 मिलियन रुपए, 10 करोड़ रुपए भी एक रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में लोग लगाने के लिए तैयार बड़ी आराम से हो जाते हैं। लेकिन स्टार्टअप का टिकट साइज 1 करोड़ 2 करोड़ भी बड़ा मुश्किल हो रही होती है उसको। लोगों को ये बताना है कि दिस टेक स्टार्टअप has an appetite, has all the ingredients that can make it 10x, 10 गुना, 20 गुना। और ये टेक स्टार्टअप की सबसे खासियत है, ये किसी स्टार्टअप में इतनी जल्दी ग्रो, और यही आपको पता है कि वो बड़ी बड़ी कंपनी फोर्ड्स और जनरल मोटर्स और जनरल इलेक्ट्रिक और अमेरिका की बड़ी बड़ी और जापान की टोयोटा और होंडा और ये सारे बड़े बड़े नाम जो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, वो सब कंपनीज की साल साल 40 साल में, 50 साल में, 100 साल में ग्रोथ हुई है जो गूगल, अमेजॉन ने चंद सालों में कर ली। और वो अब बिलियन डॉलर कंपनीज भी नहीं है, अब वो ट्रिलियन डॉलर कंपनीज है। तो वो सिर्फ इसीलिए उनकी वैल्यूएशन हुई कि वो टेक है और टेक की वजह से वो पूरी दुनिया में इम्पैक्ट ले आए। तो पाकिस्तान से भी कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ पाकिस्तान वाइड ही हो टेक प्रोडक्ट, तो भी वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे सकता है। और अगर कोई ना कोई ग्लोबल उसमें ट्रैक्शन आ गई तो वो ये सोचना चाहिए कि वो किस किस्म का रिजल्ट देगा। सो टेक में इन्वेस्टमेंट अभी कम है, तो उसके लिए एक माहौल, एक एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम बना। राइट, यू आर सो राइट सर। बहुत वी हैव उबर, करीम, एयरबीएनबी, ये वाकई में ये वो वाले एग्जांपल्स हैं जिसकी बेसिस पे आप वो वाली बात कह रहे हैं कि होंडा, टोयोटा ने जो ग्रो किया उससे बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो इंस्टाग्राम, गूगल, अमेजोन ने किया है। तो टेक की बात अपनी जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बात आपने अभी बोली है मैं इसी को थोड़ा आगे लेके चलना चाहूँगा कि एक तरफ तो आप यू आर सेइंग कि इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं वो लोगों की हेल्प करते हैं, स्पेशली वो बंदा जिसने फोकस्ड जहन में रखा हुआ है कि जी उसने ये प्रोडक्ट बनानी है एंड ही हैज़ अ टीम, ही हैज़ एन आइडिया। और बहुत से लोग अपनी सेविंग्स भी करते हैं, वो उस सेविंग्स को भी आप लोग थोड़ा सा स्पंज के तौर पे उसको कवर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक इन्वेस्टमेंट का चैलेंज आया हुआ है। तो अगेन किसी के पास अगर एक कोई आइडिया है तो वो आपकी इंक्यूबेशन सेंटर्स में आता है, तो उसके सक्सेस होने के कोई रेट है, कुछ जहन में होता है हमारे कि या शुड आई आस्क अनदर क्वेश्चन फ्रॉम यू कि आपके इंक्यूबेशन में सक्सेस और फेलियर के कुछ परसेंटेजेस हैं कि इतने हमारे सक्सेस पे गए हैं और इतने हमारे फेलियर पे गए हैं? अच्छा, तो मैं जब अपना एग्जांपल दूंगा ना एनआईसी का, क्योंकि एनआईसी को सिर्फ 2 साल हुए, तो हमारा तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे दिखेगा कि क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टअप जो हमारे ग्रेजुएट भी हुए वो फंक्शनिंग है। बट वो मैं पूरा ग्लोबल या पाकिस्तान एवरेज पे इसलिए नहीं कह सकता कि सक्सेस रेट टू बी ऑनेस्ट बहुत कम होता है, एज लो एज 5% होता है दुनिया में। हमारा तो खैर बहुत ऊपर है, पाकिस्तान में बहुत हाई लेवल पे कंपनीज बनी हुई हैं जो हमारे यहाँ आई। बट जो आपने सलमान बहुत अच्छा सवाल किया, देखिए एक तो जो स्पंज आपने लफ्ज यूज किया है, हम कह सकते हैं वी कैन बी द कुशन, वी कैन बी द रियल सपोर्ट फॉर दीज गाइज, giving them instant recognition, giving them content, giving them network, helping them out with their other business related or business procurement development activities, since they are part of a larger ecosystem. But having said that, जो आपने बात की वो बिल्कुल सही है। जहाँ इन्वेस्टर्स नहीं है, जहाँ लोग अपना आई टेक वन नेम फॉर एन एग्जाम्पल, आई होप वो सुन रहे हो। सो हमारे पास अजहर अपना एक स्टार्टअप लाए जिसका नाम है किड्स वे। अच्छा, अजहर
का बैकग्राउंड क्या है, अजहर जो थे वो टेक्नोलॉजी लीड थे करीम में साल साल, और अजहर इज अ वेरी वेल नोन गाय इन द टेक्नोलॉजी फ्रेटर्निटी। 20 साल का तजुर्बा। अब अजहर जब अपना स्टार्टअप लाए थे तो अजहर का स्टार्टअप आइडिया पे ही था, उनकी टेक्नोलॉजी तैयार हो रही थी, टेक्नोलॉजी पूरी तैयार होने के करीब थी उनकी। हम पहले हमसे बात भी करके चले गए, और जब वो हमारे पिचिंग कंपटीशन में भी आए तो एनआईसी का एक बड़ा ट्रांसपेरेंट 4 स्टेज पिचिंग प्रोसेस होता है। पहले इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग होती है जिसमें हम देखते हैं कि वो आइडिया एक्सप्रेशन किसी ने अपना दिया है जो कि करना भी चाह रहा है स्टार्टअप या नहीं। दूसरे लेवल पे फिर हम लोग हट जाते हैं और इंडिपेंडेंट पैनल आ जाता है। वो इंडिपेंडेंट पैनल यही चीज़ें देख रहा होता है कि वो स्टार्टअप फुल टाइम है, फोकस है, स्केलेबल है, क्या उसके नंबर्स कुछ हैं, आगे की फोर्सीबल क्या कर रहा है, टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडिया जो है वो क्या इज इट एट द राइट टाइम। बहुत दफ़ा राइट टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि पहले तो नहीं आ गया या गुजर तो नहीं गया, या बहुत सारा मी टू प्रोडक्ट्स जो होते हैं कि वैसे ही बने हुए हैं। अजहर के केस में अगर अजहर ने किड्स वे बनाया जो कि बेसिकली राइड हेलिंग ही है, वैन है एक्चुअली स्कूल के बच्चों की, तो अजहर अपने साथ एक नंबर्स लाए हुए थे स्कूल्स के कि उतने स्कूल से वो बात कर चुके थे। अजहर अपने साथ एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने का एक्सपीरियंस लाए हुए थे। अजहर जैसा स्टार्टअप और एक 22 साल का लड़का होगा, शायद उसकी पोटेंशियल हमें ना दिख पाए, लेकिन हमें ये पता होगा कि अजहर अगर ये बात कर रहे हैं तो ही हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस बिहाइंड। बताने का मकसद ये है कि वो यंग बच्चे भी अभी तक हमारे पास आते हैं राइट आउट ऑफ यूनिवर्सिटीज। बल्कि एनआईसी में एक बड़ा आपको अच्छा एग्जांपल बताऊं, हमारे पास एक ईमान पिकअपू के नाम से स्टार्टअप है जिसकी फाउंडर 12 साल की है, अपनी वालदा के साथ वो स्टार्टअप है, सस्टेनेबिलिटी पे है। वो इट्स नॉट अ टेक स्टार्टअप बट वो सस्टेनेबिलिटी पे है। वो डॉल्स जो है वो सेल करते हैं, ई कॉमर्स स्टार्टअप है, और वो जो मटेरियल यूज करते हैं दैट्स वेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, क्लाइमेट के लिए अच्छा है। और हमारे पास थर से ई कॉमर्स स्टार्टअप है जो कि थर की वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं। मुश्ताक साहब, उनकी एज अपनी थी, इज इन हिज लेट 40s। इस तरह हमारे यहाँ एक स्टार्टअप है जो कि हाउसवाइफ्स की भी है। हमारा एक स्टार्टअप है जो कि एनईडी में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ रही है, राइटर स्टॉक के नाम से। और हमारे यहाँ पर ऐसे अजहर जैसा भी है, 10-20 साल का एक्सपीरियंस। तो मिक्स बैग है। तो जो आपने बताया वो चैलेंजेस अपनी जगह है, बट हम इन मुश्किल हालात में भी और इससे पहले भी, एज यू राइटली पुट, वी आर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, वी हेल्प देम। और जो भी समझदार लोग होते हैं वो ये नहीं करते कि वो कहीं ना कहीं से अपनी या तो सेविंग्स नहीं है या अपनी जो साथ कोई फ्रीलांसिंग एक्टिविटी है वो करके, मतलब कोई मना नहीं है। जो फ्रीलांसिंग या सॉफ्टवेयर हाउसेस को हम डिस्करेज कर रहे हैं वो इसलिए करते हैं कि फिर आपका फोकस उस प्रोडक्ट से हट जाता है। करना ज़रूर चाहिए, मतलब हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप ऐसा रिस्क लें कि आप ना प्रोडक्ट अपना बना सकें और आपको खुदा ना खास्ता घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। तो जाहिर है कुछ मुनासिब मशवरा होता है दरमियान का, जो कि पाकिस्तानी इन्वायरमेंट और पाकिस्तानी स्पेस को देखते हुए, जहाँ प्री सीड लेवल पे, आइडिएशन के लेवल पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही है ज़्यादा। तो ये है उसका बेसिक, एज लॉन्ग एज वी कैन सपोर्ट देम एंड इट रियली हेल्प्स। मैं कहता हूँ हमारा इस सारे उसमें, अभी जैसे हम वर्चुअल इन्वायरमेंट में हैं तो हमारा नया कोहोर्ट अभी आया है, एंड वी हैव मेड जस्ट अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर देम। आप इमेजिन करें उस व्हाट्सएप ग्रुप पे रोजाना पता नहीं कितने मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, एंड दे आर वर्किंग एज टीम्स माशाल्लाह। सो इट इज सो हार्टनिंग एंड encouraging that you immediately see this kind of, it's an instant gratification for us कि भाई दिल खुश हो जाता है कि यार ये देखो काम पे लग गए। So राइट, this is what I want. राइट। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, मैंने शुरू में मिस किया था। एनआईसी के बारे में मैंने खुद थोड़ी सी अपनी रिसर्च की थी, एंड एनआईसी हैज़ सम वेरी गुड नेम्स जो कि शायद हम लोग खुद यूज़ करते रहे हैं, बाइकिया, बोगो, सबक, यूनिवर्सिटी, मैकेनिक उस्ताद। तो इनमें से तो बहुत सी सर्विसेज तो मैंने खुद यूज़ की हुई हैं, नॉट टू मेंशन बाइकिया एंड बोगो। तो आपकी सक्सेस रेट तो मुझे बिल्कुल इसका अंदाजा है, हमारे व्यूअर्स को भी अंदाजा है। कोई ऐसे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आए
somehow launch नहीं कर पाए या टेक ऑफ नहीं कर पाए, and then they were like scrapped or something like that? कुछ ऐसा है या अब तक जी ऐसा एक भी केस नहीं है आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि हैं कुछ, और मुझे कोई वो नहीं होता उनका नाम भी शेयर करना, जस्ट फॉर द लर्निंग सेक। ऐसा राइट। बिल्कुल नहीं था कि उनमें कोई कमी थी। बहुत दफा ये भी होता है कि बैड लक भी हो जाती है और दूसरा भी हो जाता है। सो सलमान ने बताया, मैं थोड़ा सा ये भी शेयर कर दूं कि एनआईसी कराची के अलावा एनआईसी 5 हैं, एंड दे आर ऑल रन बाय डिफरेंट कंसोर्शियम्स। ओके। इत्तेफाक ये है कि एनआईसी कराची एंड एनआईसी पेशावर आर रन बाय द सेम कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी नोन एज एलएमकेटी। लाहौर और क्वेटा जो है वो लम्स जो यूनिवर्सिटी है वो रन करता है, एंड इस्लामाबाद का जो है वो जैज एंड टीम अप रन करता है। All these NICs are funded by Ignite, which is a autonomous organization under the Federal Ministry of IT. So हमारे structures थोड़े थोड़े मुख्तलिफ है। जाहिर है हम अपना independently रन कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है इंडिपेंडेंट है, इट्स अ प्राइवेट लेड कंपनी है प्रोजेक्ट, लेकिन फंडेड बाय गवर्नमेंट है, तो पब्लिक फंडेड है। जहाँ तक आपने बताया सक्सेस ना होने के एग्जांपल्स बहुत वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस वो मुझसे नाराज ना हो जाए क्योंकि शी इज़ अ वेरी ब्राइट यंग प्रोफेशनल। एक स्टार्टअप था हमारा फोकल के नाम से। फोकल उस वक्त ये काम कर रहा था 2 साल पहले, मैं आपको बताता हूँ, एनआईसी के पहले बैच में था। फोकल का ये काम था कि वो फूड लोकल को जोड़ के उसने फोकल बनाया था। तो आमना उसकी स्टार्टअप, आमना भट्टी वाज द फाउंडर। शी जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनईडी बैक देन। उसका बड़ा जबरदस्त आइडिया था। शी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड यंग प्रोफेशनल। उसने ये कहा था कि भाई जो जो फूड पांडा, जो जो वेंडर्स को अपने पास ऑन बोर्ड नहीं रखता ना मुख्तलिफ वजूहात से, उस वक्त 2 साल पहले कुछ और भी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज थी, किचन कितना है, क्या है, किधर, और आपको लोकल फूड खाना, मिसाल के तौर पे एक वेंडर जो है, ठेला जिसे हम आम कहते हैं, उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर जो होता है, मिसाल के तौर पे मैंने चाट खाना है, 100 रुपए वाला, 150 रुपए वाला, 70 रुपए वाला, 80 रुपए वाला, बट एक लिमिट है कि भाई 300 के रुपए का ऑर्डर होना चाहिए, एग्जाम्पल है। तो उसने ये किया था कि शी स्टार्टेड मार्किंग ऑल दोज vendors in different areas of Karachi that can be their delivery can be facilitated, and वो जो है वो उनको अपने पास ऑन बोर्ड करे, ताकि अगर मुझे चाट खाने का दिल चाहे, हम घर में 4 अफराद को, तो मैं 300-400 रुपए में ऑर्डर करके वो चाट मंगवा लूँ। तो उसका बड़ा अच्छा उसको ट्रैक्शन मिली थी, क्योंकि वो सारे लोग जो कि चाह रहे थे अपनी डिलीवरी, वो फूड पांडा पे नहीं कर रहे थे। और चैलेंज उसको ये आया कि उसने डेटा बहुत जमा कर लिया, बेहतरीन काम किया, टेक्नोलॉजी में उसको कोई चैलेंज नहीं था। उसको थोड़ा सा प्राइसिंग पॉइंट्स पे हुआ, और उसको लंबी ट्रैक्शन मिलने के लिए और बड़ी टीम बनाने के लिए, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो जस्ट आउट ऑफ यूनिवर्सिटी थी, उसको टाइम ज़्यादा लग रहा था, and her costs were increasing. So she made a decision to discontinue it and venture into corporate sector. But उसका जज्बा, उसका काम, उसकी 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 टैलेंट, उस पर कोई डाउट नहीं है। आई स्टिल बिलीव कि अगर उसको अर्ली स्टेज पे, प्री सीड पे अगर कोई इन्वेस्ट कर देता, और इतना अच्छी वो फाउंडर है, तो शी वुड हैव बीन, हर स्टार्टअप वुड हैव एक्चुअली मेड सम इनरोड्स। कोई पता नहीं, कोई बड़ा प्लेयर उसको एक्वायर करने की सोचता, या अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करता है, या शी कुड हैव मेड सम इनरोड्स। सो एक ये एग्जांपल है। एक हमारा बुराक मोटर्स के नाम से स्टार्टअप है। तो मैं डिफरेंट लेवल पे बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें फाउंडर्स हैड डिफरेंट विजन। सो वो फाउंडर बना रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसमें ये हुआ कि एक फाउंडर थोड़ा सा ज़्यादा कीन था, जल्दी उसको मार्केटिंग करने में, एक ज़रा टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस था। सो दे कुड नॉट गेट अलोंग, और उन्होंने बड़ा पोलाइटली आपस में फैसला करके अलग हो गए, लेकिन चल नहीं सके वो साथ ज़्यादा देर तक, बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द फाउंडर्स। ये भी बड़ा कॉमन होता है।
तीसरा एक मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ ऑफ अ स्टार्टअप दैट मेड सम इनरोड्स, बट नाउ इट्स नॉट इंटायरली ख़त्म नहीं हुआ, बट वो बड़ा नोन स्टार्टअप है, वो हमसे पहले भी इंक्यूबेटर्स में रहा है, बोलोटेक। उसमें ये हुआ कि चेंज ऑफ लोकेशन फॉर ऑफ वन फाउंडर, उसकी वजह से उनका फोकस थोड़ा मुश्किल में आया, क्योंकि वो दे हैड टू रीलोकेट टू अनदर सिटी। सो ये मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे मसले होते हैं। किसी को फाइनेंस का मसला हो जाता है, किसी का फोकस का मसला हो जाता है, किसी की फाउंडर्स में आपस में डिसएग्रीमेंट्स हो जाती हैं। सो दिस इज वेरी मच नॉर्मल एंड इट हैपेंस, एंड at NIC we have seen these cases. Those startups could not really materialize into businesses, और जाहिर है वो फिर हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसको फेलियर तो नहीं कहते, बट ये है कि हाँ यस दे कुड नॉट फ्लाई। बाकी हाँ जाहिर है आपने जैसे जिक्र किया, अच्छे नाम है, बड़े नाम है, मेहनत भी उन्होंने की है, चल रहे हैं वो। सो बहुत दफ़ा ये इकोसिस्टम की भी वजह होती है, टू बी ऑनेस्ट। प्री सीड लेवल पे जैसे कोई भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अगर कोई मिडिल क्लास से बना रहा है तो फ्रैंकली स्पीकिंग वो 2 लाख 4 लाख 5 लाख किस तरह टीम बनाएगा, कितने को फाउंडर्स होंगे, फाइंडिंग पीपल विद द सेम विजन एंड मिशन इज ऑल्सो ट्रिकी, गेटिंग 4 पीपल अलॉन्ग, कब तक वो भागते रहेंगे, साल भागेंगे, कितना बर्न करेंगे। क्या वाइट कॉलर मिडिल क्लास के पास 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपया है? तो वो नहीं है। इसलिए प्री सीड लेवल पे जब MVP मटेरियलाइज हो गया, तो आप मतलब मैं किसी हाउसिंग सोसाइटी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पाकिस्तान कराची में हम बैठे हुए हैं, कराची में 1 करोड़ रुपया बहुत लोगों के पास है एडिशनल। मतलब कराची की 3 करोड़ आबादी के मैं कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, जो लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब रिस्क एपेटाइट हम कैसे बढ़ाएं, ये हमारा काम है। वी नीड टू ब्रिंग मोर स्ट्रक्चर्ड VCs इन द मार्केट, जो ट्रस्ट करें बिल्कुल प्री सीड लेवल पे, ताकि एक बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप के अलावा भी वो ज़रा ऐसे स्टार्टअप्स में भी पैसे लगें कि जो रिस्क हो, कि भाई ये हम 50 कंपनीज में लगा रहे हैं छोटा छोटा अमाउंट, एंड उनमें से कोई एक का तो चल जाएगा। ये थोड़ा सा काम हुआ है इस मॉडल पे, और मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने एक बड़ी अच्छी कोशिश की, जो कि नदीम हुसैन साहब ने 10XC के नाम से जो एक एक्सीलरेटर बनाया था, जिसको सैफ अख्तर हेड करते थे। वो भी इसी तरह का मकसद था कि वो 2 मिलियन देते थे स्टार्टअप्स को, टू सॉरी 20% पे 1 मिलियन देते थे, 10 लाख रुपए देते थे 20% इक्विटी लेके। तो वो जो भी था उस पर मॉडल पे लोगों ने बहुत सारी बातें की कि ज़्यादा था, जो भी था, बट द कंपनी मेड अ गुड एफर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन दो स्टार्टअप जिनको वैसे कहीं पैसे ना मिलते, क्योंकि देखिए ना, बैंक से लोन तो नहीं मिलने वाला हूँ स्टार्टअप को। और वो जो हम 3F इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स, वो भी नहीं मिल रहे अगर घर पे इतने पैसे नहीं है, दोस्त आपके इतने पैसे वाले नहीं है, या आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जो आप पे अंधा एतमाद करे, तो फिर कहाँ से पैसे लाएंगे आप? तो ये चैलेंजेस है। राइट। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने एक चीज और बोली थी, 1 करोड़ बहुत से लोगों के पास होता है, तो क्या किसी भी एक स्टार्टअप को फ्रॉम ग्राउंड अप उठाने के लिए, टेक ऑफ चलाने के लिए, क्या 1 करोड़ काफी रहेंगे पहले मरहले पे, या इससे ज्यादा पैसे की जरूरत होगी? देखिए, कम भी रह सकते हैं, ज्यादा भी रह सकते हैं। एक बताने का एग्जाम्पल मैं ये बता रहा था कि वो जिसके पास 1 करोड़ होगा पाकिस्तान में या कराची में खास तौर पे, उसको टेक स्टार्टअप में डालने की पैसे जो है ना, उसकी प्रायोरिटी नहीं होगी। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आई नो कि पाकिस्तान एक बहुत गरीब मुल्क है, उसके पास नहीं है लोगों के पास पैसे, बट प्रायोरिटी नहीं होगी। जो आपने अमाउंट बताया उसमें मैं सिर्फ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि लेट से आप एक टेक्नोलॉजी टीम बिल्ड कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ उनकी कॉस्ट होंगी ना। आप 1 साल का तो कॉस्ट लगाएंगे, करोड़ रुपया नहीं तो 50 लाख रुपया तो लगाएंगे। आप टेक्नोलॉजी के लोगों को तनख्वाह तो देनी होगी, 5 लोगों की 6 लोगों की टीम बनाएंगे जो साल भर काम करती रहेगी। उनमें एक आध कोई सीनियर रिसोर्स भी होगी। अब सब लोग तो 30-40 हज़ार रुपए की तनख्वाह वाले नहीं होंगे। सो रियलिस्टिकली
इंक्यूबेशन सेंटर्स मिसाल के तौर पे क्लाउड क्रेडिट्स जो होते हैं AWS और दूसरों के, वो हम फ्री में दिलवा देते हैं। कोई 5,000 का, कोई $10,000 का क्लाउड क्रेडिट मिल गया, चीज़ें मिल गई, वो उनकी सेफ हो जाते हैं पैसे। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स अगर वो अपने साथ किसी को जोड़ेंगे, तो खासतौर पे एक हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ तो खर्चा होगा, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ तो मैं ज़्यादा है, तो 50 लाख तो होगा। 10XC के मॉडल पे भी वो 10 लाख रुपया दे रहे थे 2-3 साल पहले तक। तो देयर इज इन्वेस्टमेंट 30 लाख होगी, कुछ तो आपने अमाउंट ऐसा होगा कि जो जो खर्च होना होगा, या एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। जितनी अच्छी रिसोर्स आप लाएंगे उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सो इफ 1 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, या मैंने ज़रा ज़्यादा बता दिया, तो आई डोंट थिंक सो कि 30 लाख से कम नहीं हो सकता। या मतलब इन हालात में getting a good IT resource, technology resource, giving them good money, कितने को फाउंडर्स आप लाएंगे, और दूसरी कॉस्ट होती हैं कंपनी की, मार्केटिंग कॉस्ट होती है, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर की, और दूसरी कॉस्ट होती है। सो कहीं ना कहीं तो आपको, और आप साल तो अपना सोचेंगे ना, इफ नॉट 2 years, 12 months to 18 months का तो आप एक कॉस्टिंग अपनी बनाएंगे। तो आई थिंक सो एक रियलिस्टिकली खर्चा तो आता है। ये नहीं कह सकते कि जी जस्ट एन आइडिया, इट्स एन आइडिया, बट यू नीड पीपल टू ड्राइव दैट आइडिया, एंड दोज पीपल हैव देयर स्किल सेट्स। जिस स्किल सेट्स में उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। बहुत ही कम कंपनीज होती हैं जिनमें 4 फाउंडर्स ऐसे मिल जाएं जो चारों के चारों डिफरेंट स्किल्स लाएं, और वो तैयार हैं बगैर किसी तनख्वाह, फाउंडर्स सैलरी लेने के, या सिर्फ अपनी जेब से काम करने के लिए। तो वैसे भी लोग होते हैं, वैसे भी बहुत स्टार्टअप्स हमने देखे हैं। तो फिर वो साल सवा साल तक अपने उससे काम करते रहते हैं, अपनी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज के कोई पैसे नहीं ले रहे होते। लेकिन जाहिर है, इफ यू ब्रिंग गुड स्मार्ट पीपल ऑन बोर्ड, कहीं ना कहीं वो उसकी स्किल्स की कॉस्ट तो होगी। राइट। आप मुझसे बेहतर जानते हैं मार्केट में एक अच्छे टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल को कितने पैसे मिलने चाहिए या मिलते हैं, और अच्छी जगह के ग्रेजुएट्स कितने पैसे लेते हैं, वो हम सब जानते हैं। मैंने तो बहुत कम नंबर बताया है, इससे बहुत ज़्यादा पैसे लोगों को स्टार्टिंग में ही मिल रहे होते हैं। तो यू नीड टू फाइंड पीपल। राइट, राइट। अच्छा, बीच में आपने एक चीज़ और बोली थी कि को फाउंडर्स भी होते हैं, फाउंडर्स भी होते हैं। मेरा एक ये भी क्वेश्चन था मेरे जहन में कि व्हाट इज़ दी, आई वोंट बी आस्किंग के क्या राइट अमाउंट ऑफ लोग टीम में होने चाहिए। बहुत से हमने पास में ये भी देखे हैं कि जैसे एक बिजनेस एक्सपर्ट आ गया, एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट आ गया, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, और कुछ और कॉम्बिनेशंस भी ऐसे होते होंगे। तो आपके एक्सपीरियंस में स्टार्टअप्स के अंदर किस तरह के अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि एक सक्सेस को गारंटी करते हैं? अच्छा, सो हम जो पाकिस्तान में देखते हैं ना, जो ट्रू सेंस में अगर आप डिस्क्राइब करते हैं CTO को, तो वो स्टार्टअप लेवल पे मिलना बड़ा मुश्किल है। रियल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को और टीम्स को बनाने वाला आदमी, जाहिर है वो कैपेसिटी मुश्किल होती है। जाहिर है वो डेवलपर्स होते हैं, या प्रोग्रामिंग का शौक होगा, कोडर होगा जो थोड़ा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा होगा। एंड जिस तरह आपने सलमान, आपने यू राइटली मेंशन, एक बिजनेस साइड और एक टेक्नोलॉजी साइड का मिलाप होना चाहिए। तो उस केस में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि amazing engineering technology minds, but they don't know business. Amazing business traits in them, but they don't know technology. So वो तो एक ऐसा कोई जबरदस्त कॉम्बो बनता है ना। एंड वी हैव, आप जितनी भी जो नंबर्स आप कह रहे थे, तो ज्यादातर जो होता है वो यही होता है कि 2 to 4 people start their venture। जो हमने देखा है, जो हमने ट्रेंड देखा है, 4 नंबर अक्सर होते हैं कि 4 फाउंडर्स होते हैं, यूजुअली 5 भी होते हैं, नंबर कोई फिक्स नहीं है। सिंगल फाउंडर जो होता है उसको जल्द से जल्द कोई को फाउंडर या टीम प्लेयर लाना पड़ता है। अकेला फाउंडर बहुत मुश्किल में आता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का बंदा है, तो उसको बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस के लिए किसी को दौड़ाना पड़ेगा, तो खुद दौड़ेगा तो टेक्नोलॉजी कौन देखेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि की इंग्रेडिएंट्स ये है कि उसकी, लेट्स से मैंने अगर बिजनेस में ग्रेजुएशन की हुई है, आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट,
तो मुझे टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी की समझ, और मुझे ये ज़रूर पता हो कि टेक्नोलॉजी की डायरेक्शन क्या है, टेक्नोलॉजी किस तरह यूज़ हो सकती है, हमें क्या यूज़ करनी है, ये मेरी समझ हो। और जो टेक्नोलॉजी का बंदा है उसको बेसिक बिजनेस की और सेल्स का हंगर ज़रूर हो, क्योंकि वो अगर फुल टाइम रोल नहीं ले रहा और आपने क्लियरली डिवाइड कर दिया है कि ये भाई ये सीईओ है जो सिर्फ स्ट्रेटेजिक काम करेगा, ये सीएमओ है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है जो मार्केटिंग सेल्स उसके अंडर होगी, ये सीटीओ है जो हमारा टेक्नोलॉजी विंग देख रहा है, एंड प्रॉब्ली समवन हुज, आई डोंट नो, फाउंडर्स में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समवन हुज काइंड ऑफ अ सीओओ जो चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर है, जो कि लीगल, कंप्लायंसेस, फाइनेंस, एचआर, इस तरह की चीज़ें भी देख रहा है सीईओ के साथ मिलके। सो इस तरह के जॉब फंक्शंस अक्सर फाउंडर्स अपने लिए ले लेते हैं, और मैंने देखा है, मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल्स देखे हैं ऑफ इवन यंग प्रोफेशनल्स हु वर बेसिकली कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स, बट उन्होंने जल्दी से अपने, जिस तरह वो अपने बिजनेस को पिवट कर रहे थे एक सक्सेसफुल फॉर्मूला बनाने में, उन्होंने अपनी जॉब्स और अपनी जेडीज को भी पिवट किया, और वो आपको एक बड़ी खुशगवार हैरानगी होती है कि आप देखते हैं यार ये तो कंप्यूटर साइंसेस का ग्रेजुएट था, इसका बिजनेस से क्या ताल्लुक था, बट उसके अंदर वो जो एक एक कहना चाहिए ना, जो एक अर्ज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप थी, वो उसने उसके बिजनेस रोल, जब उसको गारंटी हुआ कि भाई तुमने सेल्स करनी है, तुमने जाके बेचना है ये चीज़, तो उसके अंदर से खुद ब खुद एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, या आप कह सकते हैं हेड ऑफ सेल्स अंदर से, या हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट उसके अंदर से निकल आया। So we have seen very good examples of founders who have taken these roles and have settled, और पहले से तय कर लिया कि हमारी इक्विटी शेयरिंग क्या होगी, क्योंकि ये भी ना हो कि ये किसी को एहसास हो कि यार सारे पैसे तो मैं कमा के ला रहा हूँ कंपनी के लिए, तो ये क्या कर रहे हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो देख रहा है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, जो ऑपरेशंस देख रहा है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दे रहा है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। सो ये एक की कॉम्बो है जो मैंने देखा है। ज़्यादातर फाउंडर्स हमने 4 का नंबर देखा है, 3 भी देखे हैं, 4, 3, 4, 5, बट सिंगल जो फाउंडर होता है उसको जल्दी कोई को फाउंडर लाना पड़ता है, या बहुत अच्छी टीम बिल्ड करनी पड़ती है बहुत जल्दी में, आप कह सकते हैं अर्ली स्टेज एम्प्लॉय लाना पड़ता है कोई बहुत अच्छा सा, वरना काम नहीं चलता। ये जो अकेली की फ्रीलांसर स्टाइल की कंपनी है ना, ये बहुत ही वन हिट वंडर्स होते हैं, वरना इफ़ यू डोंट हैव टीम, इफ़ यू डोंट हैव गुड को फाउंडर्स, अकेले आपका करना इट्स नॉट एडवाइजेबल। तो ये है सिलसिला। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास लाइव आया हुआ है। एक लाइव क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। असद खान है जो कह रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स खुद से ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं और अपने ब्रांड से प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनके ऊपर टैक्सेशन पॉलिसी क्या लागू होगी? मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर खुद से मतलब दे आर ई कॉमर्स स्टार्टअप जो है, ये कहना चाहेंगे ना मेरे ख्याल से इनका मकसद। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक फ्रीलांस वाली बात कर रहे हैं कि जो फ्रीलांस के अंदर अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं और ब्रांड से प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे होते हैं, उनके ऊपर टैक्सेशन पॉलिसी क्या अप्लाई हो रही होगी अगर तो फ्री तो फ्रीलांस अब कह रहे हैं ना अपने ब्रांड से, तो फिर तो वो वही कंपनी बनेगी ना जो एक बेसिक ई कॉमर्स, मतलब दे कैन नॉट बी, वो फ्रीलांसर ने कंपनी तो बना ली ना, वो लेबल तो कोई अपना ही बेच रहा होगा ना। जो मैं इनका सवाल समझ रहा हूँ वो ये है कि जो सॉफ्टवेयर है वो खुद से ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं और अपने ब्रांड, तो अपना जब ब्रांड बनाया तो अपनी कंपनी बना ली, दे विल नॉट हैव एनी डिफरेंट पॉलिसी। जाहिर है दिल भी आर सेपरेट एंटिटी, क्योंकि ब्रांड जो आप कह रहे हैं उसका मतलब है वो एंटिटी है। सो इट मीन्स दे आर काइंड ऑफ एक एंटिटी है जो ऑपरेट कर रही होगी बिजनेस के तौर पे, और दे हैव द सेम पॉलिसी। और देखना होगा कि वो किस क्योंकि सिंध में ख़ास तौर पे SRB भी आता है, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है FBR के साथ साथ। सो यू नीड टू नो फ्रॉम अ
पर्सपेक्टिव के वो पाकिस्तान की किस जगह पे हैं, बट ब्रांड से मुराद यही होती है कि आपने कंपनी बना ली। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन इसी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भी दिमाग में पॉप हुआ है। हमने एक पूरा स्टार्टअप बनाया, वी हैव एवरीथिंग गोइंग ऑन। कौन सा टाइम होगा जब हमारा स्टार्टअप टैक्सेशन के नेट में आ जाएगा? क्या शुरू में, या फिर वो टैक्सेशन के नेट में शुरू में आता है नहीं आता, इसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा गाइड कर दें हमारे व्यूअर्स को। सो पाकिस्तान में एक जो हमें बड़ा मुश्किल होती है ना, वो ये होती है कि लोग इसी वजह से, जो जैसा आपने सलमान कहा ना, इसी खौफ से लोग कंपनीज नहीं बना रहे होते कि जी हम टैक्स नेट में आ जाएंगे या हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, हम फाइलर बन गए तो मुसीबत हो जाएगी, टैक्स नहीं दे पाएंगे। आई थिंक सो टैक्स के तो ब्रैकेट्स हैं इस वक्त। इस बजट में क्या रिवाइज ब्रैकेट्स हुए हैं मुझे इस वक्त एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद आ रहा, यू कैन check on the FBR website, but anyone who crosses that bracket of revenues, उसको देना होगा टैक्स। और आई थिंक सो उसके लिए कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और कंपनी जो है, हम इनकरेज करते हैं अपने स्टार्टअप्स को कि वो राइट अवे, हाँ कंपनी किस क्लासिफाई करनी है इस पे हम उनका लीगल सेशंस अलग कराते हैं। यानी हम कहते हैं कि भाई किसी को सोल प्रोप्राइटर रहना है या पार्टनरशिप करना है या सिंगल मेंबर कंपनी का कॉन्सेप्ट है, एसएमसी कहते हैं उसको, एंड देन यू हैव अ प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें आप फिर आपको बुक्स मेंटेन करनी होती है, ईयरली ऑडिट्स वगैरह कराने होते हैं। तो हम तो इनकरेज लोगों को राइट अवे करते हैं रजिस्टर करने का, क्योंकि उनको ना सिर्फ ये टैक्सेशन एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दूसरा ये होता है कि रजिस्टर्ड, जितनी कंपनी की रजिस्टर्ड टैक्सेशन एज होती है या टैक्सेबल एज या उनकी फाइलिंग एज होती है, इतने उनके चांसेस उस स्टार्टअप के बनते हैं टू प्रोक्योर प्रोजेक्ट्स दैट आर ईदर फ्रॉम द गवर्नमेंट और द ऑर्गेनाइजेशंस दैट सी योर पास्ट हिस्ट्री। अगर आप इसी में लगे रहेंगे कि मैंने एक छोटा मोटा फ्रीलांसिंग मोड में काम करते रहना है और अपना डिले करना है या अपनी इनकम को हिस्सों में दिखाना है, या मैंने अपने अकाउंट्स जो है वो मल्टीपल बनाने हैं इस तरह से कि मैं somehow I cheat the taxation system और I evade tax, तो वो इवेंचुअली आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि बहुत ही अब तो मतलब आई थिंक सो it's almost vital for a company to grow if they want to have a registered platform। और आपको पता है ढंग की कंपनियां, शायद फ्रीलांसिंग में तो लोगों की बचत हो जाती है छोटे छोटे टास्क लेने में, या गिग्स को पूरा गिग का लफ्ज हम यूज करते हैं पूरा करने में, बट इफ दे वांट टू वर्क विद प्रॉपर कंपनीज एंड गेट अ गुड कॉर्पोरेट डील, उनके लिए रजिस्टर होना ज़रूरी है। सो बहुत आप ज़ीरो भी लोग फाइल कर देते हैं, लेकिन फाइल ज़रूर कर रहे होते हैं अपना अपने अपने नंबर्स के they want to make sure even if they have the zero number that should be filed। तो आप टैक्स वाला फौरन बने और फाइलर as soon as possible बने, there is no harm। राइट। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चंस और आए हुए हैं। जी एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, हाउ हेल्पफुल आर गवर्नमेंट प्रोग्राम सच एज डिजिटल पाकिस्तान, कामयाब जवान फॉर wannabe entrepreneurs? ओके, सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक सो जो डिजिटल पाकिस्तान है वो तो एक पूरा इनिशिएटिव है जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर देख रही हैं तानिया इद्रिस, and Kamyab Jawan is a different ministry initiative which is led by Usman Dar Sahab, which is a ministry for youth empowerment and all। So उसमें जो मैं ख़ास तौर पे कामयाब जवान का कहूँगा, कामयाब जवान में आपको लोन का चांस मिला है। अभी वो ग्राउंड पे आना है थोड़ा मज़ीद, उसकी क्लैरिटी फॉर पीपल टू अप्लाई इन बिग नंबर्स, बट at least government has given them an option। जो मैं आपसे शुरू में ही कह रहा था कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं होती कि वो किसी भी बैंक से या किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन से जाके कर्ज ले सकें। तो कामयाब जवान जो प्रोग्राम है उसमें बहुत ज़्यादा लोन के तौर पे जो है वो आपने एक दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने एक ट्रैकर दिया हुआ है आपको कि भाई आप अपने लोन को ट्रैक करें, आपको पता बता दें कि भाई इतने पैसे मिल रहे हैं। तो उसके लिए अगर आपको, और आगे चल के उसका भी मकसद ये है कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है। गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, मान लिया इट्स अ वेरी एम्बिशियस टारगेट, बट एट द सेम टाइम जाहिर है गवर्नमेंट है, उसने बड़े लेवल पे सोचना है। सो दे हैव टारगेटेड 1 करोड़ नौकरियों का कहा हुआ है पाकिस्तान में, जॉब क्रिएशन हो उसके थ्रू। तो ज़्यादातर जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स अगर मिल रहे हैं उसके थ्रू। और एक बहुत मशहूर इदारा है जो कि इत्तेफाक से NIC कराची का भी पार्टनर है, उसका नाम है पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड। सो वो भी हेल्प करता है टू हेल्प दीज न्यू एंटरप्रेन्योर्स। सो आई थिंक सो इसके लिए किसी को क्वेश्चन मिल रहा है 1 मिलियन का, 1.5 मिलियन का, 2 मिलियन का, any money that is either interest free or at a very low markup, उसका रेट बहुत कम हो, it's helpful. और डिजिटल पाकिस्तान इज मोर ऑफ अ सर्विस ओरिएंटेड, जो कि हेल्प कर रहा है इन द लार्जर शेप ऑफ, उसमें भी लोग वॉलंटरी तौर पे ज़्यादातर लोगों ने एफर्ट किया है एंड इट हैज़ अ वेरी गुड डायरेक्शन, खासतौर पे हेल्थ सेक्टर में। अभी कोविड-19 के दौरान तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हमने डिजिटल पाकिस्तान के भी देखे हैं। सो एंटरप्रेन्योर की तो तेज़ी इसमें है कि कामयाब जवान से या कहीं से भी इंक्यूबेशन सेंटर से जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, आई थिंक दे शुड गो फॉर इट। और ख़ास तौर पे जब हमारे यहाँ VC मनी और एंजल इन्वेस्टमेंट बहुत कम लेवल पे है, तो गवर्नमेंट की इस तरह के इंसेंटिव्स दैट आर ईदर लोन, उसकी जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, या उनका एक बहुत ही मिनिमम लेवल पे आपको इंटरेस्ट देना है एट अ लोअर मार्कअप है। तो nothing like it. I think so it's a good opportunity. Grab these opportunities, and I think so it's good for entrepreneurs to leverage. मतलब बिल्कुल बिजनेस अगर नहीं चल रहा हो तो उससे तो बहुत बेहतर है कि आप अपने ऊपर जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव्स में आपके लिए एक एडवांटेज ज़रूर होता है कि आप सरकार से ही डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं, जो कि आपके सबसे बड़ा कस्टोडियन चीज़ों की हेल्प करने के लिए होती है। सो दीज आर गुड इनिशिएटिव्स, बट अभी उन्हें शेप अप करने में टाइम लगेगा कि वो कितना मेजर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कामयाब जवान का एक बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट भी है, विच इज़ जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इवेंचुअली विद ऑल दीज स्टार्टअप्स एंड ऑल। तो 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट भी लेनी है और लोगों को कर्जे देने हैं ताकि वो अपना काम करें और नौकरियां प्रोड्यूस करें। तो अच्छा है, जितने जितने जो प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं, दीदार पर। राइट। एक और क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है। जी, मरियम जमशेद पूछ रही हैं, इज ट्रेडिंग आइडियल फॉर एन ई-कॉमर्स स्टार्टअप? ट्रेडिंग ई-कॉमर्स मतलब ट्रेडिंग इन व्हाट सेंस? बिजनेस तो हो रहा होता है, कारोबार, ट्रेडिंग तो हो रही होती है। हाँ, मेरे ख्याल से शायद ट्रेडिंग से इनका मतलब ये है कि जो आजकल ट्रेडर्स जो पिक्चर में आए हुए हैं ना, कि डिफरेंट चीजें अच्छा, इंपोर्ट करा ली ठीक, आपने और ओके, उसके बाद फिर ठीक है, उसको ठीक है, ई-कॉमर्स के ऊपर ले आए। ये भी अच्छा। तो मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से जोड़ूंगा। आई होप कि इनके आंसर अगर इनको नहीं सेटिस्फाई हो पाएगा तो फिर वी कैन हैव अनदर गो फॉर एट इट। डेफिनेटली। अगर ट्रेडिंग जो पाकिस्तान में ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं ना, कन्वेंशनल ट्रेडर्स, उनको डिजिटलाइज करने का ना बेस्ट टाइम आ गया। मतलब अगर आप कराची शहर में बैठे हैं तारिक रोड पे, या आप लाहौर में लिबर्टी में हैं, या आपका कहीं पिंडी में आप राजा बाजार में आपकी दुकान है, और आप किसी भी वजह से SOP की वजह से, गवर्नमेंट के लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से परेशान है और आपकी मार्केट नहीं खुल पा रही है या लोग कम आ रहे हैं, दिस इज द टाइम। जो ट्रेडिंग कह रही है ना, मेरे हिसाब से इट्स नॉट जस्ट कि आप FBA करें, या जी जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, इट्स नॉट जस्ट कि आप अमेजोन पे मार्केट प्लेस के तौर पे अपने आप को रजिस्टर कराएं, which is more like a global
रिलेशनिंग। बहुत सारे चाइनीज प्लेटफॉर्म भी आ गए, लेकिन वो सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये डिजिटलाइज होने से ना ई कॉमर्स एट द ग्रास रूट पाकिस्तान में, जिस तरह हमने देखा कि ग्रोसर ऐप जो है वो एयरलिफ्ट की आ गई, तो ये जो डे टू डे वो अपना सामान बेच रहे थे, उनको अपना डिजिटलाइज करने का, अपना ई कॉमर्स का सेटअप बनाने का सबसे अच्छा टाइम है। इट्स देयर एक्चुअली सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, क्योंकि इसके बगैर उनका सर्वाइवल नहीं है। हमें नहीं पता कोविड कितना लंबा चलेगा, और हमें ये भी नहीं पता कि कोविड की प्रिकॉशंस कितनी दिन तक चलेंगी, या खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे देयर बी अ सेकंड वेव और अ थर्ड वेव। या तो पाकिस्तान में ई कॉमर्स पेनिट्रेशन बहुत लो है। लोग कहते हैं एज लो एज 1% है ऑफ टोटल रिटेल। इट्स टाइम फॉर ई कॉमर्स टू बूम। ये 1% 2% पे नहीं रह सकती। आपके रिटेल के मेजर रिटेल के लोग जो कि ट्रेडर्स हैं, जो कि अपना कारोबार कर रहे हैं, नॉट जस्ट पेरिशेबल आइटम्स और एसेंशियल आइटम्स, हर तरह का आइटम आना चाहिए, आ भी रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट कि बिग लार्ज इंटरनेशनल ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेयर्स हों पाकिस्तान में, दी अमेजॉन्स और दराज और जो बड़े बड़े नाम, या जो अपनी मार्केट प्लेसेस की ऑफर कर रहे हैं। अ कॉमन सिंपल ट्रेडर has time to either make his website and invest on it, or at the same time make his website, use his Facebook page, use other social media handles, boost their pages, contact people via informal नेटवर्क्स लाइक फेसबुक है, जैसे कि उस पर अपने पेज पे उन्होंने पब्लिसिटी की हुई है, वेबसाइट को अपना अच्छा शोकेसिंग की हुई है। इससे ये फ़ायदा होगा कि दिल गेट टू मूव, उनके लिए एक ज़रा आसान सा रास्ता है फॉर सर्वाइवल, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। बंद रहेगी दुकान या दुकान पे कम लोग आएंगे, दुकानें खुल भी जो गई हैं उसकी दुकान पे लोग तो कम आ रहे हैं, पीपल आर नॉट बाइंग थिंग्स, you have to reach to the customer. I think so. Trading, even for the international space, yani selling items of Amazon and likes of Amazon and other bigger players, उनके business के हद तक, या making a marketplace में किसी के साथ जुड़ना, players like Daraz and all, or simply just making up your platform, which is difficult क्योंकि उसमें marketing cost ज़्यादा चाहिए होती है, but you have a major control over it. और बने भी हमने देखा है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स ने पिवट किया है ई कॉमर्स वालों ने, खासतौर पे अब एसेंशियल आइटम्स पे या हेल्थ केयर आइटम्स पे। सो इट हैज अ लॉट एंड लॉट ऑफ पोटेंशियल, सर्वाइवल है एक्चुअली। राइट। वी हैव अनदर क्वेश्चन। अब्दुल्ला की तरफ से एक पूरा एक डिटेल आई है पहले तो, वी विल बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लाइंट आउट ऑफ पाकिस्तान एंड द क्लाइंट विल सेंड अस पेमेंट आफ्टर ईच मंथ बाहर से। Please guide all the steps to register our small firm, which will take freelance and project from abroad. पेमेंट के एक एक स्टेप चाह रहे हैं, सो मैं पेमेंट के स्टेप इस वक्त लाइव उस पर कोई मिस भी कर सकता हूँ। सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उनको बता सकूँ, बट व्हाट आई विल से दैट कि आई थिंक सो जो डिले आता है वो इसलिए भी आता है कि दिस इज अ बेसिक challenge with freelancing is the trust factor. It's not just the payment gateway. It's not just PayPal. Yeah, it's not just Payoneer account blocked for some reason. It's more of a trust concept. So जो आप ये कह रहे हैं कि services to client out of Pakistan and the client will send us payment. So आप banking channel से भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये जो there's a wonderful service जो कि Stripe Atlas के थ्रू आप कंपनी भी रजिस्टर करा सकते हैं बाहर। There are different steps. It all depends on what your company is, and क्योंकि ये बताना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। उसका बिगेस्ट रीजन ये है कि आपकी अपनी कंपनी के डिफरेंट लीगल इश्यू चैलेंजेस हो सकते हैं, आप किस स्टेट में कर रहे हैं। आउट ऑफ पाकिस्तान जब आपने बोला, इट कैन बी यूएसए, इट कैन बी अदर मार्केट्स, उनके लीगल इश्यूज हो सकते हैं। सो वो जानना ज़रूरी है, बट मेरे हिसाब से
ऐसा तो नहीं है, कंपनी BPO मॉडल कहलाता है ये, which everyone is working with. तो आपको ये है कि जब तक कि पेमेंट गेटवेज के चैलेंजेस हैं, यस यू हैव टू, आप ये इसको देख भी सकते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस आपको मिल भी जाएंगे यूट्यूब वगैरह पे, बट एट दिस मोमेंट विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन आई वुड नॉट सजेस्ट कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको पेपैल पे किस तरह अकाउंट खोलना है, या पेयोनियर किस तरह आपके केस में काम आएगा, या you need to have a direct banking channel, you need to register a company there. It all depends on your circumstances कि आपको क्या वहाँ एक कंपनी खोल के वहाँ से पैसे रेमिट कराने होंगे, या they'll remit it directly to you. I have seen it very easily कि लोगों ने without a PayPal or a Payoneer or other services account, they have payments in and out of Pakistan is not a problem for them. All of them started as a probably I'm not the right person to suggest a step-by-step process, but these are the main you can say platforms to use. Okay. वन मोर क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, दो हिस्सों में आया है ये वाला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है। शहजाद पराचा साहब ने पहले तो पूछा कि इस ई कॉमर्स अ टेक स्टार्टअप, और दूसरा फिर उन्होंने कमेंट दिया है कि एंड इट हैव टू पे सेल्स एंड इनकम टैक्स फॉर लोकल सेल्स जनरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो I agree with you 100%, ई कॉमर्स इज अ टेक स्टार्टअप, लेकिन जो दूसरी बात है राइट, सॉरी नहीं मेरे ख्याल से सही है, आपकी बात अग्री है। अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन एक और जहन में आया था मेरे, निक NIC के अंदर जो भी हम स्टार्टअप्स को एवेलुएट कर रहे होते हैं और जो देख रहे होते हैं चीज़ों को, तो ऑब्वियसली वी माइट हैव सम मेंटोर्स, वी माइट हैव सम पीपल हु वुड बी लुकिंग एट दोज स्टार्टअप्स। तो उनकी क्या प्रोफाइलिंग रखते हैं आप लोग? डू दे कम एंड गो, या वो एक ही लोग जो काम कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? Very good question. So although many of the NICs have a budget for training as well, but हमारे लिए जो कि सबसे ज़्यादा अहम होता है वो ये होता है कि वो स्टार्टअप से लगाव कितने रखते हैं लोग, जिसका स्पिरिट ऑफ वॉलंटियरिज्म होता है ना, those guys are the best people we judge as our mentors, as our coaches. खास तो स्टार्ट इस तरह होता है कि उनका प्री रिक्विजिट तो ये है कि जाहिर है वो प्रेफरेबली एंटरप्रेन्योर्स हो, लेकिन अगर वो एंटरप्रेन्योर्स भी नहीं है और इंडस्ट्री के लोग हैं तो फिर वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, कि भाई वो ब्रांडिंग का बहुत कमाल का आदमी है, वो मार्केटिंग के बहुत कमाल के आदमी है, वो खातून जो है वो लीगल की सबसे अच्छी एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, या वो एंटरप्रेन्योर्स हो, नो द ट्रिक ऑफ द ट्रेड, वो अपना नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करें। बट उसकी जो क्राइटेरिया जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि आर देयर है, उनका अपना इंटरेस्ट क्या है। वो एक हमारे दोस्त हैं खुरम जुबैरी जो जंप स्टार्ट पाकिस्तान करते हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा कि ये शेपर्ड्स पाई है, यानी जो चरवाहा है ना उसका अपना उसका क्या पूरे गेम में क्या रोल है। तो वो बताने का मकसद ये है कि वो मेंटर वो हो जो, या वो जो कोच हो, वो इस जज्बे से आ रहा हो कि मेरा अपना स्टार्टअप है, मैं इसमें खुद इनके साथ घुस के काम करूंगा या ऐसे एडवाइस करूंगा कि जैसे मेरा ये। So they are not here for publicity, or not here for photographs, or not here for a basic kind of small amount of honorarium, but more जो हमारे लिए जो single most important चीज़ है after their subject and their experience journey is how committed they are to the cause of entrepreneurship and startup, and how are they willing to volunteer their time. हमारे तो यही सबसे सिंपल क्राइटेरिया है कि जो लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम से, स्टार्टअप से और उस ग्रोथ के माइंडसेट से लगाव रखते हैं, ऑल ऑफ देम आर वेलकम, वी रिस्पेक्ट एंड ऑनर देम बिकॉज they want to see this ecosystem grow and flourish. And it can be anyone, it can be a startup founder, it can be an entrepreneur doing
quite a big experience, उसको time हो चुका हो some time, and then there can be subject experts on branding, marketing, legal, taxation, investment, and other aspects, HR, जो कि subject experts हैं, and would love to share their knowledge. So knowledge sharing और collaborative model के लोग हों, givers हों, जो अपना अपना ये टाइम, अपना ये सब देना चाह रहे हो, तो वो ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करते हैं, पसंद करते हैं. ऑब्वियसली नंबर वन इज देयर ओन सब्जेक्ट एक्सपर्टीज एंड what success they have achieved. Right. What is your thought about के अगर एक ऐसा मेंटोर है जिसके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, जिसके पास चाह ज़रूर है एंटरप्रेन्योरशिप करने की, बट वो समहाउ उसके पास एक ऐसा स्टार्टअप आता है जो कि वाकई में हेल्प चाहता है, क्योंकि आजकल ये वाली डिस्कशन हो रही है इंडस्ट्री में कि बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने अब तक अपना स्टार्टअप खोला नहीं है और वो स्टार्टअप्स के मेंटोर बने हुए हैं. तो इज इट अ फेयर डिस्कशन या क्या है, वो इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालें आप. देखिए वो बड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट है ये. बल्कि मैं तो उस पर करके मैं अपने ऊपर रख लेता हूँ. वो लोग कहेंगे यार आप तो एनआईसी के अपने एम्प्लॉई हैं, आप तो खुद तो कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, आप क्यों एनआईसी की पोजीशन है, आप लोग क्यों चला रहे हैं एनआईसी, आप तो नौकरी कर रहे हैं भाई, आपको क्या इससे ताल्लुक, और आप तो असल एंटरप्रेन्योर नहीं है. यही बात मेंटर्स के लिए भी कहते हैं एक चीज़ है. जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना बड़ा ज़रूरी है. मिसाल है, एक लीगल फर्म में एक साहब काम कर रहे हैं अरसे से, ठीक है ना, आप क्या उनको लीगल फर्म को क्या कहेंगे, स्टार्टअप कहेंगे? नहीं, आप कहेंगे कि यार ये कंपनी है जो लीगल एडवाइस देती है. अब उसकी उसमें क्या पता वो सीनियर पार्टनर हो और क्या पता वो उनके सबसे सीनियर एम्प्लॉई हो. लेकिन हमारा क्या पेन पॉइंट है, स्टार्टअप का क्या पेन पॉइंट है? स्टार्टअप का पेन पॉइंट ये है कि उसको वो लीगल स्ट्रक्चर और वो नॉलेज गेन करनी. तो हम ये उससे इस चीज़ में नहीं फंस जाएंगे कि भाई आप पार्टनर हैं या नहीं. अगर आप लीगल फर्म के पार्टनर नहीं है और मुलाजिम हैं तो हम इसलिए नहीं बुलाएंगे. इसी तरह कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन तो आपको बहुत अच्छा कोई वो भी सिखा सकता है जो किसी भी अकाउंटेंसी फर्म में या टैक्सेशन की एडवाइजरी में बेहतरीन टैक्स कई कंपनीज के मेंटेन करता रहा हो बट वो एम्प्लॉय हो. इसी तरह ब्रांडिंग एक्सपर्ट वो भी हो सकते हैं जो बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में की पोजीशंस में काम कर रहे हो और उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स को टर्न अराउंड करा हो. इम्पॉर्टेंट इन सारी चीज़ों में क्या है कि आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज से वो स्टार्टअप को फ़ायदा दे रहे हैं या नहीं दे रहे. हाँ, यही चीज़ एक डिफरेंट वे में ये होती है कि जब ओवरऑल वो बिजनेस की बात कर रहा होता है. मिसाल के तौर पे अगर आप ई कॉमर्स का ही अभी इतना तस्करा हो रहा था, तो ई कॉमर्स का स्टार्टअप है, तो हम चाहेंगे कि मिसाल के तौर पर टेलीमार्ट का एक यंग फाउंडर है अहमद रऊफ़ी साहब, उसका भाई हमजा, हम चाहेंगे कि उन जैसे लोग आएँ और आके वो ई कॉमर्स को बताएं, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑफ अ सक्सेसफुल ई कॉमर्स स्टार्टअप एट अ वेरी यंग एज. या हम कहते हैं भाई लॉजिस्टिक्स का स्टार्टअप है, तो लॉजिस्टिक्स का एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्टअप बनाना या एक हाइपर लोकल डिलीवरी मॉडल पे काम करना, तो हम फैज़ान लगारी को बुलाएंगे जिसने टीसीएस में मुलाजमत भी की है और अपने स्टार्टअप भी बिल्ड की. तो इस तरह की एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं इस सेंस में कि कहीं कहीं आपको फाउंडर अपनी जर्नी बताता है कि उसने क्या गलतियाँ की और वो पूरा बिजनेस की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग दिखाता है, और उसमें फाउंडर का होना बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो फाउंडर ही वो पेन बता सकता है जो उसको कंपनी चलाने में हुए. लेकिन उनको एम्पावर करने में या उनकी कैपेसिटी बढ़ाने में अगर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज में कोई मुलाजमत करने वाले लोग आ रहे हैं तो इसमें इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं है. और ये लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेसमैन ही हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, फिर क्या कहाँ जाएगी, मतलब क्यों नहीं हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाएं. ये और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट भी एक चीज़ होती है. नॉट जस्ट सिर्फ बहुत सारे लोग जो अपनी कंपनी में भी इनिशिएटिव्स ले रहे होते हैं वो इसलिए रहे होते हैं कि उनका एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ एंड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है
जो कहता है कि हमारी कंपनी में एक नहीं 2 प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करने लगते हैं, या वो मार्केट डेवलपमेंट करके ऐसे प्रोडक्ट्स को पिवट कर लेते हैं जो उनकी कंपनी की ग्रोथ का बायस बनते हैं, और वो इंट्राप्रेन्योरशिप या कंपनी के अंदर से तो ये माइंडसेट के लोग होने चाहिए जो ग्रोथ पे बिलीव करते हो। और आई थिंक इसमें कोई ऐसा इसमें कोई कबाहत नहीं है कि वो अगर फाउंडर नहीं है या बिजनेसमैन खुद डायरेक्ट नहीं है तो वो बहुत गलत हो जाएगा, या हमने किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए किसी ऐसे लॉयर को बुला लिया जो कि किसी फर्म के साथ नौकरी पे हैं बट उनकी एक्सपर्टीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो हमने सिर्फ इसलिए उनको नहीं बुलाया कि भाई आप खुद कंपनी के फाउंडर या मालिक नहीं। राइट, राइट। ऑसम एक्सप्लेनेशन, ऑसम एक्सप्लेनेशन। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन और आया हुआ है। अब्दुल्ला ने ही अपने क्वेश्चन को शायद रिफ्रेज किया है। ही इज सेइंग कि वी विल रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम मलेशिया. My question is not regarding payment gateway. All I need to know is what kind of company I need to register in Pakistan. What will be the steps for company registration? Do I need to go to SECP or FBR or where? सर आप कंपनी तो रजिस्टर SECP से कराएंगे, FBR तो आपके टैक्स के लिए होता है, कंपनी आप SECP से करा सकते हैं। और SECP में एक बहुत अच्छा अभी आप अगर वेबसाइट देख भी सकते हैं, तो आप, मैं जब बात कर रहा हूँ तो आप इन पैरेलल देख भी लें, सेल्फ रजिस्ट्रेशन का पूरा मरहला दिया हुआ है SECP ने स्टेप बाय स्टेप, और वो बचाता है आपको किसी भी एजेंट पे जाने से। डिसाइड आपको कंपनी बनाने के लिए ये करना होगा कि जब मैं फॉरेन मलेशिया में जैसे पैसे की काम कर रहा हूँ, तो मेरी कंपनी किस तरह बनी हो जिसमें पैसे इन एंड आउट होते रहें, जिन जिन जो क्लाइंट्स हैं उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें, क्या आप अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाहेंगे, उसमें कल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व करेंगे और लोगों को, तो क्या हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहा हूँ मैं, क्या मेरी एक बाहर की कंपनी बने जिसमें मेरी होल्डिंग कंपनी पाकिस्तान में हो। बट अभी कंपनी रजिस्ट्रेशन और ये सारा प्रोसेस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP से ही होगा। FBR आपका जो है वो टैक्सेशन के मामला देखता है। ये बड़ी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों पाकिस्तान की गवर्नमेंट के आर्म्स हैं। स्टेट बैंक भी जब पेमेंट पाकिस्तान से अंदर बाहर हो रही होती है तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि उनका भी एक किरदार आ जाता है, बट कंपनी जो है वो आपकी SECP से रजिस्टर हो। राइट, हमारे व्यूअर्स के लिए SSCP का मैंने एक लिंक भी डाल दिया है, मेरे ख्याल से यही वो लिंक है असफर साहब, इफ यू कुड कंफर्म इट। सो आई कैन नॉट कॉपी पेस्ट द लिंक, बट आई थिंक सो वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन के अगर आपने दिया और स्टार्टअप वाला ही है तो मुझे उससे लग रहा है, तो दैट्स द वो बहुत सिंपल हो गया और बहुत लोगों ने करा है। इवन SRB का काम अब लोग जो है वो सेल्फ उससे कर रहे हैं। इट हैज बिकम ईजियर, बट आप ये ज़रूर एक मैं सिर्फ कहूँगा कि अपना कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराने से पहले कंपनी स्ट्रक्चर करने का किसी लीगल एडवाइस ज़रूर लें। कंपनी स्ट्रक्चर इज समथिंग एल्स, एंड कंपनी रजिस्टर तो आप फैसला कर लेते हैं कि भाई मैंने सिंगल मेंबर कंपनी बनना है, या मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनना है, या मैंने पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बननी है। लेकिन उससे पहले ये कौन सी बननी है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको जरूर देखना। राइट, हमारे पास एक आखिरी क्वेश्चन आया हुआ है, आई गेस ये आखिरी क्वेश्चन ही होगा। वही शहजाद साहब अपने क्वेश्चन को रीफ्रेज कर रहे हैं कि टेक स्टार्टअप्स को सेल्स टैक्स देना पड़ेगा या इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स तो आप अपने इनकम पे देंगे ही देंगे ना, मतलब ये तो इनकम पे होता है। सेल्स आपकी, आप ई-कॉमर्स स्टार्टअप चाह रहे थे तो आपके लिए दोनों टैक्स लागू होंगे। ओके, असफर साहब, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर सो इन्फॉर्मेटिव सेशन। मैं सेशन को ख़त्म करना चाहूँगा, छोटी सी कुछ चीज़ों को मैं वाइंड अप करना चाहूँगा व्यूअर्स के लिए। हमने आज ये चीज़ें सीखी कि NIC इज़ वंस अगेन इंक्यूबेशन सेंटर जो कि स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करता है फ्रॉम स्टार्ट टू टेक ऑफ टू ग्रोथ एंड ऑल दी फेजेस, हेल्प करता है काफ़ी हद तक डिफरेंट एक्सपेंसेस को कवर करने की।
सबसे बड़ी बात वो ये करता है कि आपको नेटवर्किंग दे देता है। किसी एरिया में अगर आपकी टीम में कुछ एक्सपर्टीज़ नहीं होती हैं, तो चूंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर नया स्टार्टअप कुछ ना कुछ कर रहा है, तो एक बडिंग नेटवर्क बन जाता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। फाउंडर्स की हमने बात की, एक आइडियल फाउंडर की जो टीम है वो रफली अराउंड 3 to 4 है। सोलो फाउंडर्स ज़्यादातर नहीं चल पाते हैं। हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात की। इट्स अ गुड आइडिया कि शुरू में ही हम कंपनी को रजिस्टर करवा लें। इनफैक्ट NIC भी इस बात को इनकरेज करता है कि आप रजिस्टर करवा लें, उसके बाद जब आप टैक्स ब्रैकेट में जाएंगे तो आपको फिर उतने टैक्सेस देने पड़ रहे होंगे। देन वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन ऑन मेंटोरशिप। हमने उस डिस्कशन को बस्ट किया कि मेंटोरशिप लाजमी नहीं है कि वो एक टेक स्टार्टअप बनाए, वो स्टार्टअप ही बनाए वो। आई हैव लोड्स ऑफ अदर क्वेश्चंस असफर साहब, बट टाइम की वजह से हमें रैप अप करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर thank you Salman, thank you Umair Khalid, thank you Pakistan Agile Development Society. Wonderful experience. कुछ सवाल मैं शायद ज़्यादा elaborate किए कुछ उस तरह नहीं कर पाया, but wonderful discussion, and this is what we are here for, to share what we have seen and experience. और बहुत अच्छा experience रहा, और we are available. हम NIC के प्लेटफॉर्म में वर्चुअली तो वैसे ही भी पूरा बहुत अवेलेबल होते हैं. People can write to me at sahussain@lmkt.com, and any information जो कि मैं ना दे सका हूँ या फर्दर लेना चाहें तो they can contact me on my email sahussain with double S @lmkt.com. Thank you Pakistan Agile Development Society, and thank you all of you. Thank you, special thanks to Salman and Umair for this wonderful gathering, and giving me this opportunity to share what NIC is doing and what we actually want to achieve, or what we want to see as a as a very active startup ecosystem of Pakistan. That's what our dream is, inshallah. चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. Allah Hafiz viewers. Thank you.